कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने के करते सब बात। समाचार मिले उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 15 जून तक होगा धान बीज का वितरण। विश्व दुग्ध दिवस पर सेमिनार का आयोजन और अरहर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं बिरसा अरहर 1। और अब समाचार विस्तार से। कुछ दिनों बाद मानसून आगमन के साथ ही धान की खेती शुरू हो जाएगी। राज्य में धान के बेहतर उत्पादन के लिए राज्य सरकार और किसान दोनों की तैयारी जोरों पर है। बुआई में किसानों को बीज की कमी न हो और समय पर बीज उपलब्ध हो, इसके मद्देनजर कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा 15 जून तक धान बीज वितरण करने का निर्णय लिया गया है। जो मिशन है राज्य सरकार का, भारत सरकार का जो लक्ष्य है, उसको लक्ष्य को हम लोग कैसे किसानों तक पहुंचा सकें, इसी के चलते इसको वर्कशॉप रखा गया है। हमारे काफ़ी लोग किसान मित्र लोग भी आ रहे हैं, सारे अधिकारी लोग यहाँ जुटे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और किसानों को इसका जो अभियान है वर्कशॉप का, इसका उनको लाभ मिलेगा। बीज वितरण बहुत जल्द, हमको लगता है कि 15 दिनों के भीतर में बीज वितरण कर लिया जाएगा। बीते दिनों रांची के कांके रोड स्थित हॉलीडे होम में विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। पशुपालन मंत्री मन्नान मलिक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में प्रतिवर्ष दूध की खपत की अपेक्षा उत्पादन काफी कम है। मिल्क सिटी का विकास करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है। हम अपना विज़न लोगों को कहा है, इस तरह का विज़न होना चाहिए कि डेयरी मिल्क सिटी बने हर डिस्ट्रिक्ट में, जो खटाल चेंज कर जाए, उनके बच्चे, उनके ये सारे लोग, और वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर दूध का डेवलप हो। ये हमारा सोच है। अब इसके इम्प्लीमेंट करना तो हमारे ऑफिसरों का काम है। नर्सरी में आम के कलमी पौधों की अच्छी मांग भी है और इसकी कीमत भी ऊंची है। किसान आम के मातृ पौधे से कलम विधि द्वारा नए पौधे तैयार करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। राज्य के किसान आम का फलबाग लगाकर इस फसल से अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। आमदनी का एक और अच्छा जरिया है कलम विधि द्वारा आम का पौधा तैयार करना। इस संबंध में ICAR प्लांडू केंद्र के कृषि वैज्ञानिक बताते हैं। कलम बांधने के कार्य में करीब 3 रुपए प्रति कलम के दर से उसमें ऐसो लागत आता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो पूरे एक पौधे को तैयार करने में सेडनेट भी उसमें इंक्लूडेड है, सेडनेट का भी कॉस्ट इंक्लूड अगर हम करते हैं तो एक आम का पौधा बनाने में कुल लागत 15 से 20 रुपए का आता है और ये बहुत आसानी से 40 से 50 रुपए के बीच में बिक जाता है। झारखंड के टाड़ खेत में दलहनी फसल अरहर की अच्छी खेती की जा सकती है। जो किसान खरीफ मौसम में अरहर फसल लगाने को इच्छुक हैं, उन्हें इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। अरहर की खेती जो है यहाँ टाड़ भूमि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ऐसी परिस्थिति में जो है अरहर का जो उन्नत प्रभेद है, इसमें जो है पहाड़ जो रोगरोधी किस्म है, और दूसरा है आपका जा करके अभी BR 65 और ये बिरसा अरहर 1, ये सब प्रभेद जो है इस समय जब खेत की तैयारी करके मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लें और उसमें जो है अपना लगाने की तैयारी शुरू कर दें। और अभी इसको जो है मई के अंतिम सप्ताह से लेके जून के तक अपना इसको लगा सकते हैं।
किसान अगर पॉली हाउस में बिचड़ा उत्पादन कर रहे हैं तो पौधों को पानी पटाने के लिए झरने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रो ट्रे में लगे बिचड़ों के पटवन के लिए भी एक कारगर उपकरण माना जाता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 4300 रुपए से 4400 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। आज कितकी भाजी क्या क्या जानकारी आज आप लेकर के आए हैं हमारे किसान भाइयों के लिए? भाई किसान भाइयों के लिए हम आज बहुत ढेर सारी जानकारी लाए हैं। तो ठीक है, जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। केतकी भौजी, आप कह रही थी कि आप ढेर सारी जानकारी लेकर के आई हैं। हाँ, निश्चित किसान भाई बहनों के लिए आज ढेर सारी जानकारी है। हमारे किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं, बागबानी भी करते हैं। बागबानी में फूल है, फल हैं, तरह तरह की बागबानी करते हैं। तो आज बागबानी से संबंधित ही जानकारी उनको दिलाते हैं। तो बागवानी से संबंधित थोड़ा सा और स्पष्ट करिए कि बागवानी से संबंधित क्या? नर्सरी। तो मतलब नर्सरी की तैयारी किस तरीके से करें, इस संबंध में आप जानकारी दिलवाना चाह रही हैं। तो आइए किसान भाइयों, बागवानी खेती के लिए नर्सरी की तैयारी किस तरीके से करें,
इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं ललन कुमार जी। स्वागत है किसान भाइयों। कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर आई हुई है, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बागवानी के लिए नर्सरी की तैयारी किस प्रकार करें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के वैज्ञानिक श्री ललन कुमार जी। आइए, अगर आप अपने बगीचे को जो है बृहद रूप में जो है नर्सरी तैयार करके जो है प्लांटेशन तैयार करना चाहते हैं नर्सरी के लिए, तो अभी का उपयुक्त समय है। खास नर्सरी तैयार करने के लिए हमको जो है उपयुक्त ज़मीन का चुनाव करना पड़ता है। जिस ज़मीन में सॉइल इरोजन की समस्या न हो, ज़मीन समतल होना चाहिए, ज़मीन की उर्वरा शक्ति उसमें बरकरार हो, ऐसी भूमि में जो है हम जो है नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए जो है भिन्न भिन्न तरह के पौधे जो है उसमें हम तैयार करते हैं। खास करके जो है अगर फलदार वृक्ष में लेना है तो हम जो है अमरूद की, नींबू की, खास करके अगर फॉरेस्ट्री प्लांट हम अपने बगीचे में लगाना चाहते हैं, मेरे के चारों तरफ सागवान है, शीशम है, गम्हार है, इस तरह के हम बहुत सारी पौधे जो है किसान भाई खुद तैयार करके अपने नर्सरी में जो है अपने भी मतलब जो है बगीचा को तैयार कर सकते हैं। साथ साथ जो है नर्सरी तैयार करके जो है उपयुक्त कमाई भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप ज़मीन को जो है बढ़िया से तैयारी करें और उस ज़मीन में जो है आधा मिट्टी और गोबर मिला के, और उसमें अगर कंकरीली ज़मीन हो तो चाल दें खास करके, और जो है गम्हार का या सागवान का बीज तैयार करना थोड़ा सा कठिन होता है। इसकी नोड हार्ड होती है। इसको हम 15 से 20 रोज़ गोबर में सड़ा के जो है, और जो बेड हम तैयार करते हैं गोबर और मिट्टी से तैयार करके, बेड जो है ज़मीन से 6 से 8 इंच ऊंची होनी चाहिए कि अगर बारिश हो जाए तो बारिश की पानी उसमें जो है लगने नहीं पाए, साइड से निकल जाए। अन्यथा जो है उसमें पानी जमने पर जो है पौधे गलने की समस्या रहती है, नाजुक स्थिति में रहती है। तो ऐसे बेड में जो है हम बीज को जो है डालते हैं, और जो है 3 से 4 के बाद जो है उसमें हम फुहारा से पानी देना शुरू करते हैं, और इस तरह से जो है वो हमको 15 से 20 रोज़ 25 रोज़ के बाद जो है जर्मिनेशन होना स्टार्ट होता है। ये खास करके फॉरेस्ट्री प्लांट के लिए। उसी तरह अगर हम नींबू का पौधा तैयार करना चाहें, अमरूद का पौधा अगर बीज से तैयार करना हम चाहें, तो जो है उसकी भी नोड कड़ी होती है। उसके लिए भी जो है हम सुसुम पानी करके उसको 24 घंटे तक उस पानी में हम बीज को रखते हैं। बीज को रखने के बाद उसको पुनः जो है 12 घंटे तक हम फ्रेश पेपर पर बिछा के उसको फ्रेश करते हैं, और फिर जो है वैसी जो बेड हमने तैयार किया है उस बेड में जो है हम अमरूद की, नींबू को, बीज को हम डालते हैं, और उसको वाल या किसी ऐसी चीज़ें से ढक देते हैं जो 24 घंटे तक उसको हम डार्क में रखते हैं। 24 घंटे के बाद जो है पुनः हम उसकी सिंचाई करना शुरू करते हैं। सिंचाई जब हो जाए, खास करके अगर हम वृहद रूप में कर रहे हैं अमरूद की, नींबू की बीज के द्वारा तैयारी और उसको मार्केटिंग करना है, तो जब पौधा 1 से 2 इंच का जो है बेड में तैयार होता है तो उसमें पानी देके हम जो है उसको अस्थिरता से निकाल के हम ट्रांसप्लांट ट्यूब में कर देते हैं। ट्यूब में कर देने से ये होता है कि जब वो बरसात के सीज़न में हमको जो है कहीं बगीचे में लगाने के लिए, या मान लें कि ट्रांसपोर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ता है, या हम उसको मार्केटिंग करने के लिए, तो ट्यूब में जब रहती है तो वो हमको सुविधा होती है और ले जाना जो है बहुत आसान किसान भाइयों को हो जाता है। और ट्यूब में तब तक पौधे हमें 1.5 से 2 फीट का जो है वो जून जुलाई तक तैयार हो जाता है, और ऐसे पौधे में मोर्टेलिटी रेट का मरने की क्षमता जो है वो नगण्य हो जाती है। इसलिए कि जो है हम जो है ट्रांसप्लांट ट्यूब में करते हैं। अगर हम बेड में ही छोड़ दें और बेड से उखाड़ के जो है अगर हम बगीचे में ले जाएं या ट्रांसपोर्टिंग करना, तो उसमें हमें 50% जो है मोर्टेलिटी की चांस रहती है। किसान भाई फॉरेस्ट्री की, खास करके फलदार वृक्षों की जो है नर्सरी तैयार करना, साथ ही साथ अगर आप बरसात की जो है बैगन की, टमाटर के लिए या मिर्च के लिए भी, तो ये इस समय जो है नर्सरी के लिए बेड तैयार करके रखना, जो फर्स्ट बारिश के पहले
अगर हम उसको बिचड़ा तैयार कर लेते हैं और बरसात के पहले अगर हम ऊपरी ज़मीन में जहाँ की पानी नहीं लगता है, अगर हम बैगन की खेती करते हैं, मिर्च की खेती करते हैं, तो हमको अर्ली वैरायटी मिलता है और उपयुक्त जो पैसा मार्केट में शुरू में जब आता है तो वो बहुत कॉस्टली होता है। इस तरह से किसान भाई अगर हम पहले से अलर्ट रहें और नर्सरी अपने से तैयार करने का तरीका संसाधन जान जाए तो हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, बहुत बड़ा जो है, और ख़ास करके नर्सरी करके हम बहुत सारे धन को भी संग्रह कर सकते हैं, अपनी बगीचा तैयार कर सकते हैं। इससे बढ़िया कोई संसाधन नहीं है किसान भाई। इसलिए कि आप किसान भाई सब अपनी ज़मीन में नर्सरी तैयार करने का उपयुक्त समय है, आप करें। तो देखा किसान भाइयों, ललन जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी बागवानी के लिए नर्सरी की तैयारी कैसे करें। ललन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत किसान भाई धन्यवाद। भाई वाकई ये जानकारी तो बहुत ही अच्छी थी, एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। और निश्चित अगर किसान भाई बहन इस जानकारी पे अमल करेंगे तो उन्हें तरक्की के रास्ते पे बढ़ने से और अच्छी कमाई से कोई रोक ही नहीं सकता। सही बात है, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम यहाँ पर रुकेंगे एक संदेश के लिए। तो देखिए ये संदेश। टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। अरे गर्मी का दिन है, अभी गर्मी के सीजन में हम फल का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो आज आप जिस फसल के बारे में, जिस फल के बारे में आप बताना चाहती हैं, तो वो फल कौन सा है? आज हम जिस फल के बारे में बताने जा रहे हैं वो है पपीता। पपीता। तो आइए किसान भाइयों, पपीता की उन्नत खेती वैज्ञानिक तरीके से हम किस तरह से कर सकते हैं जी, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ मनोज कुमार। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक श्री मनोज कुमार। ये हमें जानकारी देंगे पपीते की उन्नत खेती कैसे की जाए। सबसे पहले बताइए, जैसा कि हमने विषय चुना है पपीते के उन्नत खेती के बारे में, तो पपीते की खेती हमारे किसान भाई कब कब करें? सालों में, साल भर किया जा सकता है या कोई खास टाइम होता है इसका? किसान भाइयों, पपीते की खेती के लिए उपयुक्त समय अक्टूबर और नवंबर में होती है। ऐसे हम लोग पानी की अगर सुविधा है तो फरवरी और मार्च में भी हम लोग कर सकते हैं। पपीते की खेती की सबसे बड़ी खूबी है कि इसे हम आम, अमरूद, नींबू सभी फसलों के बीच में भी हम करके अच्छी आमदनी का ले सकते हैं। ऐसे पपीते की खेती के लिए हम लोग उन्नत किस्म का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि वाशिंगटन, पूसा ड्वार्फ, पूसा डेलिशियस, पूसा मजेस्टी, जिसमें वाशिंगटन वैरायटी है जो कि मधु सिंधु के नाम से हम लोग जानते हैं, मधु बिंदु के नाम से जानते हैं। उसमें फल गुद्देदार होता है और तना के कम हाइट से ही वो फल लगना शुरू हो जाते हैं। पूसा डेलिशियस भी एक अच्छी वैरायटी है, जिससे कि हम लोग उसका भी तना से कम दूरी पर ही अच्छे फल लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसे उत्तरी भारत में देखा गया है कि पपीते की फसल जो है वो 1 साल में तैयार हो जाती है, पहला फसल, और हम लोग दक्षिणी भारत में उसको 1.5 वर्ष में भी लगते हैं। लेकिन हम लोग सबसे ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों कि पपीते की खेती के लिए हम लोग को पानी जमा नहीं होना चाहिए। टाट ज़मीन में हम लोग खेती करते हैं। पानी, रेतीली और दोमट मिट्टी इसके लिए अति आवश्यक है। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु इसके लिए अति आवश्यक है। मनोज जी, अभी जो आपने किस्मों की जो चर्चा की, ये किस्म दोनों समय में लगाए जा सकते हैं क्या? किसान भाइयों, ये पूसा ड्वार्फ, पूसा डेलिशियस और पूसा मजेस्टी जो हमने वैरायटी बताई है, इसको हम लोग दोनों सीजन में सालों भर हम लोग लगा सकते हैं।
अभी मई महीने में सबसे पहले हम लोग इनका नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद अभी तैयार करते हैं और यही हम लोग जा कर के अक्टूबर नवंबर में रोपण का काम करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग जो नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करने के लिए वो ये इसका जो बीज दर हम लोग यूज करते हैं, जो 200 ग्राम उभय लिंगी और 500 ग्राम पृथक लिंगी हम लोग यूज करते हैं। इसमें नर और मादा दोनों किस्म के फल होते हैं, जिसमें कि एक फल देने वाले होते हैं और एक फल नहीं देने वाले होते हैं। इसलिए हम लोग दोनों किस्म का प्रयोग करते हैं, जो कि 200 ग्राम और 500 ग्राम हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग पहले एक नर्सरी तैयार करने के लिए 40 वर्ग मीटर में 120 ग्राम का बीज जो है हम लोग करीब 1 एकड़ के लिए वो उपयुक्त माना जाता है। उसको हम लोग 15 सेंटीमीटर के दूरी पर और 2 सेंटीमीटर के गहराई पर हम लोग इनको बीज डालते हैं। और बीज डालने के बाद जब हमारा हाइट थोड़ा सा पौधे निकल आते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि करीब 3 इंच की जब हाइट हो जाती है, तो उस पौधे को उखाड़ करके हम लोग एक क्यारी में, दूसरे क्यारी में उसको लगा देते हैं और दूसरे क्यारी में या उसको डायरेक्ट पॉलीथीन ट्यूब में हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखा गया है कि हम लोग जब 9 इंच का पौधा सबसे उपयुक्त माना जाता है, हम लोग उसके बाद रोपण का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं जब नर्सरी हमारा तैयार हो जाता है। तो जब हमारे किसान भाई खेतों में लगाएं, उस वक्त लगाते वक्त किन बारीक बातों का ध्यान दें और साथ ही साथ कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें हमारे किसान भाई? किसान भाइयों, जब हम लोग पहले जब रोपने के लिए नर्सरी हमारा तैयार हो जाता है, तो हमारा 1.5 फीट और 1.5 फीट लंबाई, चौड़ाई और गहराई हम एक बेड बना लेते हैं। उसके बाद उसमें हमको 2 मीटर करीब गड्ढा करके और उसमें 5 फीट पौधे से पौधे की दूरी और 5 फीट क्यारी के बीच की दूरी करके उसमें थोड़ा मिट्टी हम लोग गोबर का खाद भर देते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें पौधे लगाते हैं। उसके बाद हम लोग जब सबसे उपयुक्त चीज़ है कि हम लोग जब उसमें खाद की मात्रा देखते हैं, उर्वरक की संतुलित मात्रा हम लोग डालते हैं, जिसमें कि 200 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास, ये संतुलित डोज हम लोग डालते हैं नर्सरी ये रोपण के बाद। पपीते में कोई रोग व्याधि या कोई कीड़े वगैरह भी लगते हैं क्या? किसान भाइयों, पपीते में सबसे जो एक बीमारी हम लोग देखते हैं कि पपीते का पत्ता जो वो करली हो जाता है, और जो करली हो जाता है उसमें हम लोग चुपचाप शुरू में ही हम लोग जब पौधे तैयार होने लगते हैं, तो हम लोग शुरू में ही देखते हैं कि जो पौधा करली है उसको उखाड़ करके हम लोग उसको ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं या जला देते हैं। अगर हम लोग गलती से उसको किसी दूसरे खेत में फेंक देंगे तो वहाँ भी बीमारी डेवलप हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग जला देते हैं। दूसरी बीमारी हम लोग देखते हैं एंथ्रेक्नोज। एक आप देखेंगे कि पपीते के फल में एक गुलाबी धब्बा टाइप का होता है आकार का, जो कि पपीते में धंसा हुआ रहता है। उसके लिए हम लोग एक फफूंदी नाशक का प्रयोग करते हैं, जिसमें डाइथेन M45 हम लोग 200 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के फव्वारे के रूप में हम लोग स्प्रे करते हैं, जिससे कि हम लोग बीमारी से निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों को और पपीते के खेती के बारे में, उन्नत खेती के बारे में कोई बारीक बातें बताना चाहेंगे मनोज जी? किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहेंगे कि पपीते में जो इसका जो दूध होता है कच्चा पपीता का, उसको सुखा करके हम लोग एक पपीन नामक एंजाइम होता है पपीता में, जो हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है और बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक है। और सबसे बड़ी खूबी है कि अगर आप साल में इसकी खेती करते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये सालाना आप आमदनी पपीता के साथ साथ ये 60 से 65 हज़ार आप सिर्फ पपीन में तैयार कर सकते हैं। और एक वैरायटी जो हमने बताई है पूसा मजेस्टिक, उसमें करीब 700 ग्राम पपीन जो है 6-6 महीने के अंतराल पर हम लोग तैयार करके उसको बेच सकते हैं। मनोज जी, कितनी अच्छी जानकारी दी पपीता की खेती के बारे में। इस खासकर आप कैसे इससे ज़्यादा लाभ ले सके, इसके भी बारे में इन्होंने जानकारी दी। मनोज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है, जानकारी तो वाकई बहुत बढ़िया। बागवानी हो या पपीते की खेती हो, हम इसका बहुत अच्छे से खेती कर सकें, उम्दा फसल उत्पादन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। इन दोनों विषयों पर हमारे विशेषज्ञों ने बहुत अच्छी जानकारी दी और उम्मीद है कि किसान भाई इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। तो केतकी भौजी,
हमको लगता है कि अब आज के अंक का समय जी बिल्कुल शेष होने को हमारे किसान भाई बहन भी जानते हैं। तो किसान भाई बहन फटाफट कागज और कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। पता तो आपने नोट कर लिया है, लेकिन हमें खत अवश्य लिखिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देना हो, आप हमें खत लिखेंगे तभी हम आपके कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को, मंगरा को और मुझे दीजिए इजाजत। जोहार।